नमस्कार दोस्तों, बीएससी ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की यूपी ट्रिपल एससी मंडी प्रसिद्ध क्लास में आज हमारे सामान्य अध्ययन का पार्ट 18 है और आज के इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर का आप लोग का पेपर लिया है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, तो 200 क्वेश्चन में से आप लोग के 50 क्वेश्चन है वो आप लोग के जीके के आएंगे, जीएस के आएंगे और इसका जो है बहुत बड़ा रोल रहेगा आप लोग की मेरिट लिस्ट में। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आप लोग की अगर जीएस मजबूत होगी, अगर आप लोग जो है जीएस और करंट अफेयर और ये सारी दोस्तों अगर नॉलेज अगर आपको ज़्यादा होगी तो इस पेपर को क्वालिफाई करने में आप लोग और भी ज़्यादा आगे रहेंगे और मेरिट लिस्ट से आप लोग के जो है ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा रोल रहता है इस एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट के लिए। क्योंकि मैथ्स जो है दोस्तों अधिकतर सभी लोग कर लेते हैं, रीजनिंग की बात करें तो वो भी सभी लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। बात करें हिंदी की तो हिंदी को भी सभी को आती है, लेकिन जीएस में दोस्तों कहाँ से कैसा पेपर आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए जीएस अगर आप लोग की स्ट्रांग है तो जीएस बहुत से लोगों की गलत होती है, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या पढ़ के जाते हैं, पेपर में क्या आता है वही। तो आप लोग आज के इस वीडियो में आपको शायद यही डिस्कस करूंगा, देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक लिए गए क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री के कितने आ रहे हैं, यूपी से कितने आ रहे हैं, करंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोग को पता चलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि एक एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अब आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और गूगल प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, आइए देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग के जनगणना से पूछे गए। जैसा कि पहले क्वेश्चन में अगर बात करें, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है। तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध नगर है, जिसकी साक्षरता दर जो है आप लोग की 82.20% है, प्रतिशत है। और गाजियाबाद की दोस्तों ये है आप लोग की साक्षरता दर इसमें 82%। तो दोस्तों आप लोग का जो है इसमें उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा हो गया, ये हो गया आप लोग का गौतम बुद्ध नगर। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। तो फिलहाल दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है आप लोग का इलाहाबाद। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो अधिकतम संख्या जो है वो इलाहाबाद जिले में है, जिसमें अधिकतम लोग हैं आप लोग के 44,81,518। इसके बाद स्थान है उन्नाव का इसमें। ठीक है ना। उन्नाव के बाद बात करें तो वाराणसी में, और वाराणसी के बाद हमीरपुर में। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है आप लोग की इलाहाबाद में। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम 53 की यहाँ पर बात करें, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिलहाल जो है सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पे आता है, पहले इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद के बाद बात करें तो मुरादाबाद आता है। फिलहाल यहाँ पर जो आपको डेटा नहीं दिया गया इसका, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए नंबर 1 पे आप लोग का इलाहाबाद है, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, फिर आप लोग का आजमगढ़ और लास्ट में लखनऊ। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा आप लोग का यहाँ पर इलाहाबाद। ठीक है। इलाहाबाद के बाद दोस्तों आपका क्या आएगा मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़ और लास्ट में लखनऊ। ये जो है आप लोग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। यहाँ पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद जैसा कि मैंने आपको बताया वो है आप लोग का इसमें इलाहाबाद। ठीक है ना। तो इलाहाबाद में जो है करीब आपको बता दें यहाँ पर, तो आपको बता दें इलाहाबाद की जो कुल जनसंख्या है यहाँ पर वो है आप लोग की 59,54,391 लगभग है। ठीक है ना। इसके बाद है मुरादाबाद में है आप लोग के 47 लाख लगभग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है गाजियाबाद का जो आंकड़ा है यहाँ पर कहता है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 48,81,645। फिर है आजमगढ़ आता है और उसके बाद लखनऊ आता है। चलिए फिलहाल इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग का इलाहाबाद है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, तो यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या जो है वो न्यूनतम है। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आपको बताएं महोबा जिले की जनसंख्या जो है बिल्कुल न्यूनतम है। यहाँ पर जो जनसंख्या की बात करें तो 8,76,055 है मात्र। और इनके बाद न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से जो आता है आपका चित्रकूट आता है, हमीरपुर आता है और फिर श्रावस्ती आता है। ठीक है ना। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग का क्या है, इसका आपका राइट आंसर है महोबा। ठीक है। महोबा, महोबा के बाद आता है आप लोग का हमीरपुर, हमीरपुर के बाद श्रावस्ती। क्लियर है। ओके।
ध्यान रखिएगा, महोबा, चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर और फिर श्रावस्ती। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात अगर हम यहाँ पर करें तो देखिए यहाँ पर आपके क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। अब ये जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बता दें यहाँ पर लोथल, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर था। इस स्थल की खुदाई जो है जगपति जोशी ने करवाई थी। इसकी इस खुदाई जो है किसने करवाई थी, जगपति जोशी ने करवाई थी। वहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर सरगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और इसकी खोज की है S.R. राव ने 1954 में। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी मिली थी, जैसे कि नाव के आकार पर 2 मोहरें प्राप्त हुई थी, लकड़ी के अत्रागार प्राप्त हुए थे, अन्नागार, बैल, कुत्ता, खरगोश, चिड़िया और तांबे की मूर्ति और मोहरे प्राप्त हुए, युगल शवाब्दान की प्राप्ति जिसमें सिर पूरब में और पैर पश्चिम में हैं और करवट लेटे हुए, मन के बनने वाले शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी और आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि तृतीय बौद्ध सभा जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी। ठीक है ना, तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो आपको यहाँ पर तृतीय बतानी ये जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो चलिए फिलहाल दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 57 है, इसका आपका राइट आंसर है डी, पाटलिपुत्र में। तो अशोक मौर्य वंश का महान संस्थापक था और वह बौद्ध धर्म का जो था दोस्तों अनुयायी भी था। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अशोक ने सुदूर क्षेत्रों में अपने प्रचारक भेजे थे। अशोक ने अपने शासनकाल में ही अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिश की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। स्टार्टिंग में अगर बात करें दोस्तों तो जो अशोक था, महान जो सम्राट था, ये पहले शैव भक्त था, लेकिन बाद में जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था और इसने अपनी राजधानी में जो है तृतीय बौद्ध सभा का जो है आयोजन किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी इनमें से कौन सी थी। ठीक है ना, मगध लिखा हुआ है, ये आपका मगध है। ठीक है, तो मगध की ये जो है मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो आप सभी जानते ये थी आपकी राजगृह गिरिब्रज। ठीक है ना, तो 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था, उस टाइम की बात है। और ये क्वेश्चन जो आप लोग के हिस्ट्री के चल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, और मगध की स्थापना जो है हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी। ठीक है ना, और उसने अपने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो आप लोग का ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। अगर हम बात करें कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था तो वे कौन थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ये आप लोग का स्कंदगुप्त। तो हुड़ों के आक्रमण जो है गुप्त वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था और इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने जो है हुड़ों को पराजित किया। भीतरी अभिलेख यानी कि गाजीपुर के 8वें श्लोक में हुड़ों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। हुड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने जो है क्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्कंदगुप्त ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी। तो स्कंदगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी ये की थी क्रमादित्य। ठीक है ना, इसने जो है क्रमादित्य की जो है उपाधि हासिल की थी। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो प्राप्त हुआ ये गाजीपुर के 8वें श्लोक से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, भीतरी अभिलेख है जिसके 8वें श्लोक में हुड़ों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है, उससे इस बात का पता चला है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मोहम्मद गौरी के भारतीय साम्राज्य का स्वामी उसका महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 10 में गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है ना, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा था कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। चलिए इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ये मैंने पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट ये किसके साथ किया गया था। जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या फिर किसानों के साथ। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो दोस्तों ये ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको स्टार्ट किया था। और इस बंदोबस्त में राजस्व का जो अनुबंध था वो किसानों के बजाय जो था जमींदारों के साथ किया जाता था। और इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था।
चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल सुनिश्चित करना। ठीक है ना। तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और स्वराज का तात्पर्य है कि स्वशासन सुनिश्चित करना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट इसमें से कौन सी है? तो ये आप लोग का भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है। तो 20 अगस्त को घोषणा को पूरा करने के लिए मॉन्टेग्यू स्वयं नवंबर 1917 ईस्वी में भारत आए और गवर्नर जनरल चैम्सफोर्ड के साथ विचार विमर्श करके एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। वही रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करनी थी। इससे प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक तो आरक्षित और एक हस्तांतरित। ठीक है ना। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा निर्वाचित मंत्रियों द्वारा स्थापित किया जाता था। चलिए हम लोग बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो देखिए 64 क्वेश्चन में क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूंगा। ये जो है किसने कहा था? मैं इसे पाकर रहूंगा, ये जो कहा था आपको बता दें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है ना। जब महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन में उभरने का जो श्रेय ये तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था और आप लोग के वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ठीक है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया कि गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इरविन को यह आभास हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दबाया नहीं जा सकता। उसने मध्यस्थ द्वारा गांधी जी से समझौते की बातचीत आरंभ की और इस बीच गोलमेज सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन लंदन में आरंभ हो गया, लेकिन कांग्रेस ने उसमें जो है हिस्सा नहीं लिया। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री रैमजे ने यहाँ पर आशा व्यक्त की कांग्रेस दूसरे अधिवेशन में भाग ले सकेगी, कांग्रेस जो है दूसरे अधिवेशन में भाग ले सकेगी और फलस्वरूप गांधी जी को जेल से 26 फरवरी 1931 ईस्वी को छोड़ दिया गया और 5 मार्च 1931 को दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो फिलहाल 65 का जो राइट आंसर ये है आप लोग का 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ है आप लोग का 1931 में। ठीक है। अब देखिए 66 में आपका यहाँ पर दिया गया कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ये एक ही अक्षांश पर तो हैं, लेकिन यहाँ पर इनके जो जलवायु में जो अंतर है, जो विभिन्नता है, वो किस कारण से है? अब ये जो है आप लोग का जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन देखे, जनगणना से क्वेश्चन पढ़े। अब ये कुछ जो क्वेश्चन है आप लोग के, ठीक है, ये आप लोग के भूगोल से आ गए, जियोग्राफी के। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में विभिन्नता पाई गई है। उल्लेखनीय कि 165 मीटर ऊपर दूरी करने वाले तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है। तो शिमला के तापमान में जो है गिरावट दर्ज की जाती है। इस कारण से जो है क्या कारण है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। चलिए अब हम लोग बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का है 67 कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं 67 का जो आप लोग का राइट आंसर है, भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लगभग 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा जाता है। देश में गेहूं की कृषि जो है सकल कृषि क्षेत्र में 15.56% भाग पर की जाती है। देश में जो है जो गेहूं के उत्पादक शीर्ष जो 3 गेहूं के उत्पादक राज्य हैं, पहले नंबर पे आता है आपका इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आता है पंजाब और तीसरे नंबर पे आता है इसमें हरियाणा। तो अधिकतम उत्पादक राज्य है वो है आप लोग का उत्तर प्रदेश। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर 68 की कि जो है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? ठीक है। तो गन्ने में भी फिलहाल जो आप लोग का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो गन्ना जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, जिसके लिए जो है उच्च तापमान जो है 20 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 8 माह का जो है लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो भारत के 3 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य में पहले नंबर पे इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है इसमें महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आता है इसमें तमिलनाडु। ठीक है।
तो फिलहाल यहाँ पर जो आप लोग का राइट आंसर है ये है आप लोग का इसके अकॉर्डिंग ए वाला। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ होता है, किस जगह ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है। अगर आपको ये नहीं पता था तो आप लोग इस ऑप्शन पर भी टिक कर सकते थे और ये आप लोग का आंसर गलत हो जाता। इसलिए आप लोग को जो है आंकड़े बिल्कुल माइंड में क्लियर होने चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पौधे को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी से मिलता है। ठीक है, तो आपको बताएं 69 का फिलहाल जो आप लोग का राइट आंसर ये है लोम, यानी कि दोमट मिट्टी। लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी ये कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें बालू एवं चिकनी मिट्टी दोनों का अंश समान मिला होता है। इसकी नमी धारण की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है और जिससे पौधों के लिए पर्याप्त जल इसमें हमेशा उपलब्ध बना रहता है। ठीक है, आंसर याद रखिएगा ये आप लोग का लोम मिट्टी। क्लियर है? ओके, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। किस मिट्टी में कोशिका जो केशिका होती हैं, ठीक है ना, सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं? तो ये है आप लोग का इसमें चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी में जो है 50% तक चिकनी मृदा और 50% से कम गाद व कुछ बालू पाए जाते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, वायु का आगमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है और केशिका के कारण जो है यह प्रक्रिया सुलभता से संपन्न होती है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी है ये आप लोग की। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 71 में कि झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं। तो झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित हैं? ये हैं आप लोग के झारिया में। ठीक है, तो काले हीरे की संज्ञा से सुशोभित कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। रासायनिक तौर पर कोयले में कार्बन होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो न केवल इसे रंग प्रदान करता है बल्कि इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। उष्णता एवं अशुद्धता के आकार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आप लोग का पीट, दूसरा नंबर पे है लिग्नाइट, तीसरा है विटुमिनस और चौथा है आप लोग का एंथ्रेसाइट। तो कोयले के शीर्ष 5 उत्पादक राज्यों की बात करें तो पहला नंबर पे आप लोग का आता है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे है झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पे आता है आप लोग का आंध्र प्रदेश। और झारखंड में जो कोयले की खानें हैं वो झारिया में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका जो आंसर है ये है आप लोग का झारिया। क्लियर है? अच्छा, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होती है। तो फिलहाल इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये आप लोग का कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। ठीक है, कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो है निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो यह है 400 से लेकर 780 nm। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सौर विकिरण जो है आप लोग का लगभग अगर माने तो 400 से 700 मिलीमीटर परास में दिखता है। सूर्य के केंद्र में जो है अत्यधिक उच्च तापमान जो है वो लगभग कम से कम, अगर दोस्तों हम लोग सूर्य के केंद्र की बात करें तो वहाँ पर जो उच्च तापमान है उसका लगभग जो है 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण उपस्थित सभी पदार्थ जो है गैस एवं प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव एवं गैस की अतिरिक्त चौथी अवस्था है प्लाज्मा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपको ये बताना इनमें से कौन सा जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं और सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। तो इसलिए 74 का जो राइट आंसर है ये है आप लोग का डी वाला। क्लियर है? तो इसलिए क्या होगा, नील हरिका, ये आप लोग का सौरमंडल का भाग नहीं है। अच्छा, तकला मकान जो है मरुस्थल ये किस देश में स्थित है? देखिए अलग क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोग का। ठीक है ना, तो ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो वो मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के जिजियांग युवर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है और यह दक्षिण के कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर एवं तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, तो 75 का जो आप लोग का राइट आंसर ये है चीन। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है यहाँ पर? तो हिंद महासागर की बात करें और लाल सागर को जो है बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हरमुज जल संधि जोड़ती है जो ओमान और ईरान में स्थित है। ठीक है, फिलहाल 76 का जो आप लोग का राइट आंसर है ये आप लोग का बाब अल मंदेब। तो ये जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है।
ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी ये हार्मुज जल संधि को जोड़ती है, ठीक है ना। और मलक्का जल संधि जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है, ठीक है। काला सागर और मारमारा सागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है वो आप लोग की है बोस्पोरस, जो कि टर्की में है। ये 3-4 चीज़ें याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये है आप लोग का, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 77 तो ये है आप लोग का सी वाला उत्तर प्रदेश। 2011 के अंतिम आंकड़े के अकॉर्डिंग जो है अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या जो है उत्तर प्रदेश में रहती है, और प्रतिशत के अनुसार जो है पंजाब इसमें जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। अगर परसेंट के मामले में बात करेंगे तो इसमें जो है जो पंजाब है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 78 में। देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है, तो बात करते हैं दोस्तों। हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और कुल 18 दिन यहाँ पर लगे थे। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो इसमें जो थे कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। और वर्तमान में हमारे भारत में जो है 22 भाग, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और आर्टिकल भी बढ़कर जो इस टाइम जो है 445 हो चुके हैं लगभग, लेकिन शायद अब और भी बढ़ चुके होंगे। फिलहाल एग्जैक्ट जो है डेटा भी इसका मालूम नहीं है, फिलहाल एग्जैक्ट कितना है ये आप लोग कमेंट के थ्रू में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद 79 की बात करें अगर हम लोग, कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय जो है इसलिए किया गया क्योंकि, अच्छा क्या आप लोग दोस्तों इस बात को जानते हैं कि जो है 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों दिया गया था, क्यों लिया गया यहाँ पर, तो आपको बता दें। देखिए 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था, और यह निर्णय लिया गया था कि आज के दिन ही प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तदनुरूप कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्र भारत का संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 79 का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वाला, कि कांग्रेस ने स्थिति को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए दोस्तों हम लोग 26 जनवरी को जो है इसको लागू करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर ये है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, अभी टोटल अभी हम लोग यहाँ पर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अभी 81 में पहुँचे हैं, ठीक है। तो वीडियो को भी पूरा वॉच कीजिएगा। अब एक कुछ जो है आप लोग के क्वेश्चन पॉलिटी से हैं, तो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं राज्यसभा में होते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है। अगर राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या की अगर आप लोग बात करेंगे तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 हो सकती है, और वर्तमान समय में यह संख्या जो है 245 है, ठीक है। और इसमें जो है 12 सदस्य, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन पूछा भी था कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसमें जो है राज्यसभा में 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वे व्यक्ति दोस्तों ऐसे क्षेत्र से होते हैं जो कि आप लोग के कला से, साहित्य से, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त हों। शेष 233 सदस्य जो हैं संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 81 का जो आप लोग का राइट आंसर ये है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट। 250 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको जैसे जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए सभी के बारे में डिटेल से बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन के संबंध में विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। तो धन के संबंध विधेयक को जो है धन विधेयक कहते हैं, और संविधान के आर्टिकल 110(1) के उपखंड का से जो है आप लोग का चा तक के उपलिखित विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। और धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता। तो कोई भी जो विधेयक है धन विधेयक है कि नहीं, इस बात की जो पुष्टि है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है,
ठीक है ना। तो धन विधेयक को अगर हम आपको बता दें, अगर धन विधेयक जो है लोकसभा में पारित किया जाता है और लोकसभा अगर इसको राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति जो है इसको कभी भी पुनः विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, और धन विधेयक होगा या कोई विधेयक नहीं होगा इस बात की जो पुष्टि है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन क्या दिए गए। अब देखिए, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ठीक है, तो ये जो कथन है आप लोग का सही है क्योंकि राज्यसभा में तो जाता नहीं है। अगला देखिए, धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में होती है, बिल्कुल गलत। जब धन विधेयक कभी राज्यसभा में जाता ही नहीं है तो उसकी शुरुआत जो है राज्यसभा में क्यों होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया धन विधेयक कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आप लोग का लोकसभा में पारित होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का बी वाला ऑप्शन ही गलत है। और जैसे कि यहाँ पर सी वाली पॉइंट दिया गया आप लोग को कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर जो विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक मेहता की समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना को सुझाव दिया था, जबकि दिसंबर 1978 में गठित अशोक मेहता समिति ने 1978 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में द्विस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की सिफारिश की। इसके अकॉर्डिंग हमारा 83 का जो राइट आंसर है ये आप लोग का बी वाला, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। 84 क्वेश्चन की बात करें, चल योजना यानी कि रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित में से विचार करें कथनों पर। यहाँ पर आपको ये 3-4 पॉइंट दिए गए और आपको बताने 4 पॉइंट में से कौन सी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, चल यानी कि रोलिंग जो प्लान है इसका आशय यह है कि प्रत्येक वर्ष की योजना पूरी योजना की आवृत्ति योजना होती है। इस प्रकार की योजना की अच्छाई यह होती है कि इसमें बदलती हुई परिस्थितियाँ के अकॉर्डिंग प्रत्येक वर्ष की योजना का समायोजित किया जा सकता है। इसलिए जो 84 का जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बी वाला फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट में देखिए क्या दिया गया है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, और थर्ड पॉइंट दे रखा है कि यह अर्थव्यवस्था का आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ये आप लोग का फर्स्ट और थर्ड यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 85 की बात करें कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो देखिए क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़े 5 राज्य हैं। पहले नंबर पे आता है आपका राजस्थान, ठीक, दूसरे नंबर पे आता है इसमें मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है इसमें महाराष्ट्र, ठीक है। तो भारत का कुल जो है क्षेत्रफल जो है आपको बता दें आप लोग का 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है, और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और विश्व की कुल जनसंख्या के 17.49 जनसंख्या जो है यहाँ पर ही निवास करती है, ठीक है ना। विश्व की कुल जनसंख्या जो है अगर बात करें तो विश्व के अकॉर्डिंग तो हमारे देश में जो है विश्व की तुलना में 17.49% जनसंख्या यही निवास करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग का ए वाला। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। तो देखिए 86 में आपका क्या दे रखा है, एक समय में बीज एवं खाद की बुवाई एक साथ करने वाला यंत्र कौन सा है। तो ये है आप लोग का डी, ठीक है। तो सीड ड्रिल द्वारा केवल बीज की बुवाई की जाती है। सीड ड्रिल जो आपका दे रखा है ये फिलहाल तो इसका आंसर ये है। ये जो है केवल क्या करता है आपको बता दें, ये केवल बीजों की बुवाई करता है तथा ड्रिवलर द्वारा 75 सेंटीमीटर लंबे बनी खूंटी की सहायता से बुवाई की जाती है। तो इसलिए आपका जो आएगा ये आएगा फर्टिकम सीड ड्रिल, ये है इसका राइट आंसर। अब जलप्रिया प्रजाति है, कहाँ किसकी प्रजाति है, जलप्रिया प्रजाति है। तो 87 का ये है आप लोग का सी वाला है, धान की। मक्का की प्रजाति की बात करें तो मक्का में देखिए प्रोटीन शक्ति, धान की है जलप्रिया, ठीक है। ओके अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो दिया गया कि कौन सा तृणनाशक गेहूं के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है 2.4 DV। 2.4 DV सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम की कमी के लक्षण जो है पौधे पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं कहाँ पर। कैल्शियम की कमी के जो लक्षण है पौधे पर सबसे पहले कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, तो ये पड़ते हैं अंत की पत्तियों पर, ठीक है ना। कैल्शियम की कमी के लक्षण जो सर्वप्रथम पौधे की जो अंत की पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि कैल्शियम एक जो है एमोवाई तत्व है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, जो आप लोग का दिया गया ए वाला मल्टीफ्लैक्स जो है जैविक उर्वरक नहीं है। मल्टीफ्लैक्स में जो है आप लोगों का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जबकि आपका जो है पीएसपी ये जैविक उर्वरक है, वर्गी कंपोस्ट ये भी जैविक उर्वरक है, और नेडएफ ये भी आप लोग का जो है जैविक उर्वरक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं हम लोग। आप एक संस्था में मान लीजिए कार्यरत हैं, और यह संस्था जो है महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में कार्यरत है। आपको महिलाओं को बचाव के तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराना है। इस कार्य के लिए आप किन जनसंपर्क माध्यमों का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग को 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना है इसमें से किस किस के माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है, तो दी गई स्थिति के अकॉर्डिंग सभी संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है, और ये सभी माध्यम सभी पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। चूँकि यहाँ किसी स्थान विशेष का जिक्र नहीं है, अतः सभी माध्यम हमारे लिए उपयुक्त हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग का लॉजिक भी चेक कराए जा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 91, इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए अब 92 की यहाँ पर बात करें। आप एक कॉलेज छात्र हैं, और किसी शहर में आपने भैया भाभी के साथ आप लोग रहते हैं। आपके भैया अकारण अपनी पत्नी से लड़ते झगड़ते रहते हैं, और अपनी भाभी की हालत देखकर आप दुखी होते हैं। तो आप भैया के इस कृत्य पर विरोध करना चाहते हैं। इसके लिए आप कौन सा तरीका चुनेंगे? भैया के सामने ही उनका विनम्रतापूर्वक विरोध करेंगे, भाभी के विरोध के लिए उकसाएंगे, भैया के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे, या फिर भैया के विरुद्ध अखबार में रिपोर्ट छपवाएंगे? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो देखिए अब आपको बताते हैं। ऐसे मामलों में उचित नहीं है कि आप भैया के सामने विनम्रतापूर्वक उनका विरोध करें। भाभी का विरोध करने के लिए उकसाने पर भी गलत संदेश जाएगा। तो घरेलू मामले को पुलिस तक ले जाने में ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो पुनः इस मुद्दे को जो है अखबार में उछालने पर आपके पूरे परिवार की बदनामी होगी। तो फिलहाल जो है ऐसे में जो है आप लोग का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का ये दिया गया है 92, यहाँ पर सही बात यही रहेगी कि जो है आप लोग भैया के सामने ही उनका विनम्रतापूर्वक विरोध करिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो है आप लोग के सब गलत हैं तरीके, यही एक सही तरीका है। चलिए एक और लॉजिक वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। यदि आप एक शिक्षक हैं, आपकी क्लास का एक छात्र जो है पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है, आप उसकी पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस कार्य हेतु आप निम्न में से किस प्रभावी विकल्प को जो है प्राथमिकता देंगे? तो जैसा कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। छात्र से व्यक्तिगत संवाद करेंगे, या क्लास रूम में उससे सामूहिक संवाद करेंगे, छात्र के परिजनों से संवाद करेंगे, या फिर छात्र के मित्रों से संवाद करेंगे। तो अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन बनती है तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए। यदि आप किसी विशेष छात्र पर ध्यान देना चाहते हैं, यदि आप जो है किसी विशेष छात्र पर ध्यान देना चाहते हैं, तो उससे व्यक्तिगत संवाद काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप उससे जो है पर्सनली जो है उससे कम्युनिकेशन कीजिए, बात कीजिए, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत रूप से ही उसकी समस्याएं जानने के बाद ही आप ज़रूरी होने पर उसके परिजनों से संवाद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा तो उसके परिजनों से भी आप लोग बात कर सकते हैं। क्लास में सामूहिक संवाद की स्थिति में संभवतः जो है छात्र अपनी समस्या को जो है आपको खोलकर नहीं बता पाएगा। अगर आप लोग उससे सामूहिक सबके सामने बात करने के लिए कहेंगे तो वो अपनी जो है परेशानी खोलकर नहीं बता पाएगा। तो छात्र के मित्रों से भी संवाद करना जो है यहाँ पर निरर्थक ही साबित होगा। ठीक है, तो आप जो है इससे मान लीजिए अगर आप लोग बात करना चाहते हैं उससे पर्सनली बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से आप लोग को समझ में आता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करेंगे। फिलहाल तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? व्यक्तिगत संवाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें। संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया की तुरंत जानकारी हेतु आवश्यक है कि कैसा संदेश होना चाहिए? तो देखिए, संदेश प्राप्तकर्ता ने संदेश प्राप्त कर लिया है या फिर नहीं, या संदेश के कुछ अंशों को ही वह समझ नहीं पाया है, तो इन बातों की जानकारी हेतु आवश्यक है कि मौखिक प्रतिक्रिया के माध्यम से इनकी जानकारी जो है संदेश प्रेषक को तुरंत दे देनी चाहिए। तो 94 का जो है वो आपका बी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। वे नेता जो अपने अनुयायियों से प्रत्यक्ष संपर्क रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो नेता अपने अनुयायियों से प्रत्यक्ष संबंध रखता है या सीधे तौर पर उनके संपर्क में रहता है, ऐसे नेताओं को व्यक्तिगत नेता कहते हैं, और इस प्रकार का नेतृत्व जो है व्यक्तिगत नेतृत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी आप लोग का जो है ए वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। यहाँ पर दिया गया रिसीविंग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मॉड्यूलेशन। टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत मॉड्यूलेशन से तात्पर्य जो है मैसेज सिग्नल को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया से है। उदाहरण के लिए एक डिजिटल बिट स्ट्रीम या एक आप लोग का एनालॉग ऑडियो सिग्नल है जिसे दूसरे सिग्नल के अंदर भौतिक रूप से ट्रांसमिट किया जा सके। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस
एनालॉग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहलाता है। इसे सामान्यतः जो हम लोग एडीसी, ठीक है ना, एडीसी के नाम से जानते हैं। और मॉड्यूलेशन द्वारा सिग्नल स्ट्रेंथ में वृद्धि करके लगातार सिग्नल के स्थानांतरण द्वारा ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि द्वारा डेटा को स्थानांतरित करते हुए एनालॉग ट्रांसफर का स्थानांतरण इसके द्वारा किया जाता है। चलिए फिलहाल इसका जो राइट आंसर ये है आप लोग का मॉड्यूलेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। आस्काई, ASCII, ठीक है ना, तो इससे क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको बता दें। इसकी फुल फॉर्म है द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो यह एक कैरेक्टर कोडिंग स्कीम है और यह प्रणाली जो मूलतः इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित है। यह 128 विशेष प्रकार के कैरेक्टर की कोडिंग है जो कि 7 बिट बाइनरी इंटीजर्स में विभाजित होती है। और आस्काई कोड जो है कंप्यूटर टेक्स्ट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और टेक्स्ट यूज करने वाले अन्य डिवाइसों का प्रतिनिधित्व करता है। 98 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में जो है अधिक से अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। अधिक से अधिक डेटा किस में स्टोर कर सकते हैं? तो ये है आप लोग का हार्ड डिस्क, ठीक है ना। हार्ड डिस्क एक जो है आप लोग की मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें आप लोग जो है 40 GB से लेकर जो है 1000 GB या फिर इससे भी कैपेसिटी से अधिक अगर हार्ड डिस्क आपके पास उपलब्ध है तो इससे भी ज़्यादा डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें। यहाँ पर दिया गया कि सामान्यतः वेब एड्रेस जो है ये कहाँ स्थापित होता है। तो देखिए URL सुना है, URL जब आप लोग गूगल क्रोम खोलते हैं तो ऊपर आप लोग जहाँ पर लिखते हैं ना तो वो आपका URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। और यह वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित डॉक्यूमेंट और अन्य स्रोतों का ग्लोबल एड्रेस है। अधिकांश वेब ब्राउज़र पेज के ऊपर एड्रेस बार में वेब पेज का URL डिस्प्ले होता है। तो टिम बर्नर्स-ली इन्होंने जो है 1944 में URL का विकास किया था और WW के भी संस्थापक आपके टिम बर्नर्स-ली ही हैं। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि 100 के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है 1 टेराबाइट से अधिक है। तो देखिए मेगाबाइट की बात करें तो 1 GB में आप लोग का 1024 MB होती है, ठीक है। और आपका 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB होती है। तो MB तो छोटी हो गई, किलोबाइट भी छोटा हो गया, बिट भी छोटा हो गया, बचा क्या आपको पेटाबाइट। तो पेटाबाइट इज़ द राइट आंसर। डिजिटल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पेटाबाइट यानी कि PB बाइट का एक उड़ज है। पेटा शब्द यानी कि 1000 के 5वें पावर का सूचक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में इसका अर्थ है 10 की पावर 15, ठीक है ना। तो 1 पेटाबाइट बराबर होता है आप लोग का 1000 टेराबाइट्स, ठीक है, 1024 टेराबाइट, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जितना भी आज क्वेश्चन मैंने बताए इसी तरीके का आप लोग का जो मंडी परिषद का जीके का एग्जाम रहेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम पूछे जाएंगे। कौन से पोर्शन पूछे जाएंगे? तो यहाँ पर देखा कि आप लोग के लॉजिक वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे और कुछ संदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं जिस प्रकार से। और आपके इसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चन है, साइंस के भी इसमें क्वेश्चन थे, ठीक है। और 2011 की जनगणना से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे और यूपी से भी क्वेश्चन रहे आप लोग के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने करंट के भी आपके साथ डिस्कस किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहेगा दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।